हेलो साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। कैसे हैं साथी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी भी शानदार ज़बरदस्त कर रहे होंगे। साथी, कल की क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश यानी लोधी वंश के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। उम्मीद करता हूँ कल की क्लास आपको समझ में आई होगी और आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य, संगम वंश और सालू वंश के बारे में। यानी जो दिल्ली सल्तनत के साथ साथ जो साम्राज्य चल रहे थे, ये कहाँ चल रहे थे? ये दक्षिण भारत में चल रहे थे, यानी दक्षिण दिशा में चल रहे थे। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आज पढ़ेंगे। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे तुलु वंश, अराविडु एवं वाडियार वंश। फिर उसके बाद पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होगी। जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि सॉल्यूशन विद गणेश से आप लोग जुड़ जाएं। आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी और आप लोग तैयारी एकदम मस्त रूप से करते रहेंगे। ठीक है साथी? तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य से। कहाँ से? तो विजयनगर साम्राज्य से, जिसमें संगम वंश, उसके बाद सालू वंश पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके अगले वंशों के बारे में, जैसे तुलुब, अराविडु, वाडियार, ये सब वंश हो गया। उसके बाद बहमनी साम्राज्य के बारे में। क्लियर है साथी? तो हम लोग लेट ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सल्तनत पर महत्वपूर्ण चर्चा पहले कर लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है साथी? तो दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में केवल एक लाइन ऐसे ही पढ़ लेते हैं, रिवीजन समझ लीजिए, एक तरह से हो जाएगा आपका। गुलाम वंश, जो दिल्ली सल्तनत का आपका पहला वंश था, क्या था? वो था आपका गुलाम वंश। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका शासनकाल जो रहा वो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आता है आपका खिलजी वंश। यह 1290 से 1320 ईस्वी तक रहता है। यह सबसे कम कार्यकाल इसका था, यानी जो खिलजी वंश था यह सबसे कम समय तक शासन किया। उसके बाद आता है आपका तुगलक वंश। उसके बाद आपका आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो आपका था यह 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा और यह सबसे ज़्यादा कार्यकाल इसका रहा। क्लियर है साथी? सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा? तो तुगलक वंश का रहा। फिर आता है आपका सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 तक। और फिर उसके बाद आता है लोधी वंश, जो कि कल हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। क्लियर है साथी? जो भी साथी मेरे अभी तक पिछली कक्षाओं को नहीं देखे हैं, वो सॉल्यूशन विद गणेश पे जा कर के वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, संपूर्ण इतिहास की क्लास बाय गणेश सर। आप लोग वहाँ से हर एक क्लासेस बारी बारी से देख सकते हैं। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की यहाँ से शुरुआत होती है। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, ये कहाँ था और इसकी साक्ष्य कहाँ से मिली। ठीक है साथी? तो विजयनगर साम्राज्य के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे कहाँ पर? कर्नाटक हम्पी में। कहाँ पर मिले थे? कर्नाटक हम्पी में। यह विजयनगर साम्राज्य का शासनकाल जो रहा वह 1336 से 1565 ईस्वी तक रहा। 1336 से 1565 ईस्वी तक रहा। इसकी राजधानी जो थी वह हम्पी थी। और यह हम्पी कहाँ पड़ता था? तुंगभद्रा नदी के किनारे। क्लियर है साथी? तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी थी। यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके भी मिलेगा, आप लोग स्टैटिक जीके भी यहाँ पे कवर कर सकते हैं आराम से। क्लियर है साथी? विजयनगर साम्राज्य की भाषा जो थी वो क्या थी? तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य की भाषा तेलुगु थी। इस साम्राज्य पर कुल 5 वंशों ने शासन किया। किस साम्राज्य पर? तो विजयनगर साम्राज्य पर कुल 5 वंशों ने शासन किया, जिसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला वंश जो था वो था संगम वंश। और ये संगम वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो यह था 1336 से 1486 ईस्वी तक। क्लियर है साथी? उसके बाद आता है शालू वंश। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ सालू लिख गया है, यह रहेगा शालू वंश। क्लियर है साथी? शालू वंश। ठीक है।
सालू वंश ये 1486 से 1505 ईस्वी तक। और उसके बाद आता है तुलु वंश आपका। तुलु वंश यह 1505 से 1565 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद चौथा आपका अराविडु वंश और पांचवा वाडियार वंश। क्लियर है साथी? तो इन पांचों वंशों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। इन 5 वंशों में ये याद रखिएगा साथी, इन 5 वंशों में सबसे अधिक जिसका शासन रहा वह है आपका संगम वंश। और कितना रहा? तो 150 वर्ष तक इसने शासन किया और यह एकमात्र वंश था। क्लियर साथी? आगे बढ़ते हैं। अब संगम वंश के परिचय देख लेते हैं कि संगम वंश का नाम कैसे पड़ा, संगम वंश को किसने स्थापित किया। क्लियर साथी? आगे बढ़ते हैं। इस वंश का नाम संगम वंश कैसे पड़ा इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। क्लियर है साथी? तो दिल्ली सल्तनत का एक तुगलक वंश था। ये आप एकदम समझिए कि कहानी की तरह आप समझेंगे इसको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ संगम वंश। ये दिल्ली सल्तनत के साथ में जो चल रहा था दक्षिण में। क्लियर साथी? तो दिल्ली सल्तनत का एक तुगलक वंश था जिसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, जिसका कार्यकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक रहा। यह भी हम लोगों ने पढ़ा। तुगलक वंश के दूसरे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के जो दूसरे सुल्तान थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। और पहला कौन था? तो आप कहेंगे भैया संस्थापक जो था यानी गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर है साथी? का यह तुगलक वंश के दूसरे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का बहाउद्दीन गुरसब से विद्रोह था। बहाउद्दीन गुरसब से विद्रोह था। और यह दोनों क्या थे? यह दोनों एक दूसरे के चचेरे भाई थे। क्लियर साथी? यह दोनों एक दूसरे के चचेरे भाई थे। तो विद्रोह होने के बाद बहाउद्दीन भाग जाता है। और यह भाग कर कहाँ जाता है? तो यह भाग कर जाता है कंपाली, यानी जो कंपाली पड़ता था आपका कर्नाटक में पड़ता था। तो यह कंपाली के राजा की शरण में चला जाता है। कौन? बहाउद्दीन। वहाँ जो कंपाली के राजा थे वह कंपाली के राजा के पास 2 हिंदू सेनापति रहते थे। 2 हिंदू सेनापति रहते थे जिनका नाम हरिहर एवं बुक्का था। जिनका नाम हरिहर एवं बुक्का था। क्लियर है साथी? इन दोनों सेनापतियों को मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है? लालच देकर लेकर चला आता है। कहाँ? दिल्ली से। क्लियर साथी? दिल्ली लेकर चला आता है। फिर जब ये दिल्ली लेकर चला आता है उसके बाद ये क्या बोलता है कि हरिहर और बुक्का कहता है कि भाई तुम इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो। तो ये दोनों साम्राज्य के लालच में आकर के इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार करने के बाद यह हरिहर एवं बुक्का इस्लाम धर्म जब स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? एक दिन जब हरिहर बुक्का वो इस्लाम धर्म को जब स्वीकार कर लेते हैं उसके बाद एक दिन हरिहर एवं बुक्का की मुलाकात उनके गुरु विद्यारण्य संत से हो जाती है। उनके गुरु विद्यारण्य संत से हो जाती है। ये कौन से गुरु थे? तो जब ये हिंदू था, यानी जब हरिहर एवं बुक्का दोनों हिंदू थे तब उनके गुरु थे कौन? विद्यारण्य संत जी थे, इनके गुरु थे। तो इनकी मुलाकात एक दिन हो जाती है। तो हरिहर एवं बुक्का उनको सारी अपनी आप बीती गाथा बताते हैं जिनसे उनके गुरु का मन बहुत दुखी होता है। उनके गुरु का मन बहुत दुखी होता है। यह सब देख उनके गुरु हरिहर एवं बुक्का को पुनः धर्म यानी हिंदू धर्म की दीक्षा देते हैं। कौन? विद्यारण्य संत जी महाराज, यानी इनके गुरु थे। क्लियर है साथी? जिससे वह दोनों फिर से हिंदू धर्म का पालन करने लगते हैं। तो साथी हरिहर एवं बुक्का के जो पिता थे उनका नाम था संगम। और इनके नाम पर ही इस वंश का नाम पड़ गया संगम वंश। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसलिए इस वंश का नाम पड़ गया संगम वंश। साथी अगर मैं आपको बता देता कि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम था संगम, इसलिए संगम वंश का नाम संगम वंश पड़ गया, तो साथी आप नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने बारीकी से एकदम तुगलक वंश के द्वितीय जो सुल्तान था
उससे हम लोगों ने शुरुआत किया और आपको अच्छे से समझा दिया। क्लियर है साथी? तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अच्छे से संगम वंश समझ में आएगा। तो संगम वंश जो था, अब यहाँ से हम लोगों का संगम वंश स्टार्ट होने जा रहा है। तो संगम वंश की स्थापना कौन करता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, हरिहर एवं बुक्का करते हैं। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका शासनकाल जो रहा 1336 ईस्वी से 1486 ईस्वी तक रहा। क्लियर है साथी? इसके जो प्रथम शासक हुए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रथम इसका शासक जो हुआ, कौन हुआ? हरिहर। इसकी उपाधि थी, क्या थी? महाराज। इसकी उपाधि थी महाराज। और राजधानियाँ क्या थी? इसके शासनकाल में एक राजधानी नहीं थी, इसके शासनकाल में 2 राजधानी थी। कौन कौन सी? एक अनेगोंडी तथा दूसरा विजयनगर। एक अनेगोंडी तथा दूसरा विजयनगर। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा शासक आता है बुक्का। बुक्का दूसरा शासक आता है। इसकी उपाधि वेद प्रतिष्ठा मार्ग थी। इसकी उपाधि क्या थी? वेद प्रतिष्ठा मार्ग थी। क्लियर है साथी? यह पांड्य देश की राजधानी मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लेता है। यह पांड्य देश की राजधानी मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लेता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए साथी इसको आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, मत भूलिएगा। क्लियर है? इसने चीन में अपना दूत मंडल भेजा था। किसने? बुक्का ने। बुक्का ने क्या भेजा? चीन में अपना दूत मंडल भेजा। क्लियर साथी? हम लोग तीसरे शासक के बारे में पढ़ते हैं। तो तीसरा शासक आपका हुआ कौन? तो हरिहर द्वितीय। पहला शासक था हरिहर, दूसरा बुक्का, तीसरा शासक होता है हरिहर द्वितीय। इसने यानी कि हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका पर विजय हासिल की तथा इसकी उपाधि क्या थी? तो महाराजा धीराज थी। क्लियर है साथी? हरिहर द्वितीय की उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज थी। साथी बहुत विशेष इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना भी पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है। जितना आपके सामने पढ़ाया जा रहा है साथी, इतना आप याद रख लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, इससे बाहर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको वादा करता हूँ। क्लियर साथी? आगे चलिए। इसके बाद चौथा शासक आता है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम, इसके दरबार में एक विदेशी यात्री आता है। कौन? निकोलो डी कोंटी। निकोलो डी कोंटी एक विदेशी यात्री आता है। यह कहाँ का था? तो यह था इटली का। कहाँ का था साथी? यह इटली का था। इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। इनके दरबारी कवि जो थे उनका नाम था श्रीनाथ। इनके दरबारी कवि जो थे उनका नाम था श्रीनाथ। क्लियर है साथी? यह सेना में तुर्की सैनिकों को नियुक्ति करता था, यानी तुर्की सैनिकों को यह नियुक्त करता था। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। पांचवा शासक आता है देवराय द्वितीय। पांचवा शासक आता है देवराय द्वितीय। यह एक अधिक शक्तिशाली शासक था, यानी यह मोस्ट पावरफुल शासक था। क्लियर है साथी? इसकी उपाधि जो थी गज बेटकर थी। इसकी उपाधि जो थी गज बेटकर थी, यानी गज बेटकर के जो अर्थ होता है वो होता है हाथियों का शिकारी, यानी कि यह जो है हाथियों का शिकार करता था, इसलिए इसको उपाधि मिल गई क्या? गज बेटकर। क्लियर है साथी? इसके दरबार में, यानी देवराय द्वितीय के दरबार में एक फारस यात्री आया। क्या नाम था उसका? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक नामक एक फारस यात्री आया था। किसके दरबार में? देवराय द्वितीय के दरबार में। क्लियर है साथी? इसने सेना में सर्वाधिक मुस्लिमों को नियुक्त किया। इसने सेना में सर्वाधिक मुस्लिमों को नियुक्त किया। क्लियर है साथी? अब आता है आपका छठवें नंबर पर कौन? विरूपाक्ष। यह संगमवंश का अंतिम शासक था। क्लियर साथी? यह संगमवंश का अंतिम शासक था तथा इसकी हत्या जो है नरसिंह सालू कर देता है। कौन कर देता है? नरसिंह सालू कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो
तो आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, जहां तक हो सके क्लास को शेयर करें, और जो भी मेरे साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो तुरंत जा करके सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी क्लासेस आप देख सकते हैं। क्लियर है साथी? बिल्कुल यहाँ पे फ्री पढ़ाया जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे 1 रुपये चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। आप अपनी तैयारी एकदम विधिवत करते रहिए। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। तो जो नरसिंह सालू था, यह विरूपाक्ष की हत्या करके सालू वंश की स्थापना कर देता है। सालू वंश की स्थापना कर देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सालू वंश को। क्लियर है साथी? हम लोग अब पढ़ेंगे सालू वंश को। तो सालू वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे? नरसिंह सालू। वही नरसिंह सालू जो संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष की हत्या कर दिया था। क्लियर है साथी? इसका शासनकाल जो था वह 1486 से 1505 ईस्वी तक रहा। 1486 से 1505 ईस्वी तक रहा। नरसिंह की हत्या फिर कौन कर देता है? इमादी सालू। देखिए, मैंने आपसे पहले भी बोल दिया कि इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है कुछ, लेकिन जो भी पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, और जितना भी आपके सामने है यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा। आप बस ध्यान दीजिए कि जितना पढ़ा जा रहा है उतना आप पढ़िए। क्लियर है साथी? जो सालू वंश का अंतिम शासक था, कौन? इमादी सालू। नरसिंह की हत्या कौन करता है? इमादी सालू कर देता है, जो सालू वंश का अंतिम शासक हुआ था। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। इमादी सालू की हत्या कौन करता है? इमादी सालू की हत्या कर देता है वीर नरसिंह। इमादी सालू की हत्या वीर नरसिंह कर देता है, और उसके बाद हत्या करने के बाद वीर नरसिंह जो था यह तुलु वंश अथवा तलुआ वंश की स्थापना कर देता है। साथी, जो आपका तुलु वंश था उसे तलुआ वंश भी कहते थे। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है साथी? तो आज की कक्षा में साथी बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप जम के तैयारी करिए। साथी, प्राचीन इतिहास खत्म हो चुका है, मध्यकालीन इतिहास चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने संगम वंश के बारे में पढ़ लिया। क्लियर है साथी? आप लोग बस तैयारी आप लोग करते रहिए। फिर मैं आपसे एक बार कह देना चाहता हूँ कि जो भी साथी अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जाकर सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं और सभी क्लासेस को देख लें। और क्लास अगर अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, ना अच्छी लगे तो मत करिएगा, ये मैं खुद कह रहा हूँ। क्लियर है साथी? तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप अपना ख्याल रखेंगे, तैयारी को मजबूत करेंगे। तो साथी, जय हिंद, वंदे मातरम।